स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पहले से पता है कि जब भी हम कोई नई चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले उस चैप्टर के यानी उस टर्म के बारे में, जैसे मोशन जब शुरू किए तो मोशन के बारे में, तो जैसे ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन की जानकारी, इसका कुछ बैकग्राउंड बताएंगे, इसकी कुछ हिस्ट्री बताएंगे। तो ग्रेविटेशन की जो सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में बताया, लेकिन इसके लिए वो अपने कुछ प्रीवियस साइंटिस्टों के अलग अलग थ्योरीज का उपयोग किया। जैसे सबसे पहले आर्यभट्ट बताते हैं कि हर प्लेनेट अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। यह लगभग एडी के वक्त में ही आर्यभट्ट बताए थे, जब उनका समय था 5th सेंचुरी एडी था। उस वक्त उन्होंने बताए थे कि हर प्लेनेट जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। हालांकि उसके बावजूद विश्व बिरादरी में यही माना जाता रहा कि प्लेनेट स्टेशनरी होता है और सन उसके चारों ओर रोटेट करता है। यह पुरानी कंसेप्ट थी जिस पर लोग काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद बोहर ने ब्राहे ने और कैपलर ने एक विशेष रूप से इस पर स्टडी किया और कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को इस्टेब्लिश किया। सबसे पहले कैपलर ने एक एक्सप्लेन्ड डेटा दिया जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि प्लेनेट किस तरह से रोटेट करता है, और इसके लिए कैपलर ने 3 लॉ दिया। पहला लॉ था कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का फर्स्ट लॉ कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट ए फोकस। हर प्लैनेट एक इलिप्टिकल पाथ पर रोटेट करता है। जब भी कोई बॉडी इलिप्टिकल पाथ पर होता है तो उसके जो इलिप्स हैं बने हुए, वह इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, F1 और F2। अगर आप इलिप्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि प्रत्येक इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, F1 और F2। तो सन उस दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर प्रेजेंट होगा और सभी प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ पर ही रोटेट करते हैं। यह पहला लॉ था कैपलर का। कैपलर का पहला लॉ क्या था? ऑल प्लैनेट मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट ए फोकस। उसके बाद दूसरा लॉ था द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यह कह रहे हैं कि इलिप्टिकल पाथ पर इक्वल एरिया इक्वल टाइम में कवर करता है, यानी कि प्लैनेट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? इक्वल एरिया इक्वल टाइम में, यानी कि प्लैनेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड से मूव नहीं करता है। इसको जब हम डायग्राम बनाएंगे बोर्ड पर तब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें थर्ड लॉ क्या है। थर्ड लॉ कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। जो कि सेकेंड में कह रहे थे कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है। यहाँ हम वेलोसिटी नहीं कहेंगे क्योंकि इलिप्टिकल पाथ पर है, इसलिए स्पीड की बात करेंगे। तो इलिप्टिकल पाथ पर रोटेट करता है और इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। तो इक्वल एरिया कवर करने के कारण ही यह जो है कभी भी कांस्टेंट स्पीड से नहीं रहता है, और वह स्पीड कितना होगा वह इस पर डिपेंड करता है कि उसकी सेमी मेजर एक्सिस से दूरी क्या है। क्या कह रहा है द थर्ड लॉ कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड का स्क्वायर उसके द्वारा बनाए गए सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो इसका जो टाइम पीरियड है वह रेडियस, सिंपल यह समझिए, रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1r³। ओके, यह 3 लॉ कैपलर ने अपने प्लैनेटरी मोशन में दिया था, और इसी आधार पर न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बनाया, जिस पर वो कह रहे हैं कि द फोर्स बिटवीन द 2 प्लैनेट या 2 लार्ज ऑब्जेक्ट या एनी 2 ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस एंड प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सॉरी, फिर से हम बोल देते हैं, द फोर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट is proportional to the product of their masses
एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। यह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इसको यूनिवर्सल लॉ इसलिए कहते हैं कि यूनिवर्स के प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए यह एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बात ध्यान रखिएगा, एक कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दूसरा यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ के बारे में आप सब जानते हैं कि न्यूटन साहब ने गिरते हुए सेब को देखकर सोचा कि सेब अपवार्ड क्यों नहीं जाता है। कोई पेन हम ले लें, इसको यहाँ से छोड़े, यह डाउनवार्ड ही क्यों आता है, अपवार्ड क्यों नहीं जाता है। और इसके आधार पर उन्होंने फाइंड आउट किया और इसके लिए वो कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कोpernicus के लॉ को स्टडी किए और तब वो निकाले यूनिवर्सल लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अगले वीडियो में बताएंगे कि हाउ ही डिराइव दैट एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। उससे पहले आज हम बात कर ले कैप्लर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के तीनों लॉ को, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ को। जरा बोर्ड पे आते हैं। ओके, प्लैनेटरी मोशन का पहला लॉ यही है कि कोई भी प्लैनेट हो वह एक इलिप्टिकल पाथ पर रोटेट करता है। यह इलिप्टिकल पाथ है, इस पर रोटेट करता है हर प्लैनेट। ठीक है, और सन उसके दो फोकस में से किसी एक फोकस पर प्रेजेंट होगा। इससे पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि इलिप्टिकल पाथ पर तो प्लैनेट रोटेट करता है, लेकिन सन उसके बीच में अवेलेबल होता है। अब जरा इस फिगर और इस फिगर में अंतर देख लीजिए। और वह कहता था सन से अर्थ की जो दूरी होती है जितना कम होगा वहाँ पर गर्मी होगा, और जब दूरी ज़्यादा होगा तो ठंड का मौसम होगा। यानी यह जगह और यह जगह गर्मी का मौसम होगा, यह जगह और यह जगह ठंड का मौसम होगा। इसका मतलब है कि एक ही एरिया में एक साल में 2 बार विंटर सीजन होगा और 2 बार समर सीजन होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता है साल में एक ही बार विंटर होता है और एक भी ही बार समर होता है। तो इसलिए यह लॉ जो है कि सन बीच में अवेलेबल है, यह सटीक नहीं है, क्योंकि साल में ऐसे अगर इस तरह का देखिएगा तो कुल 12 महीना में एक चक्कर लगाएगा तो पहला 3 महीना गर्मी होगा, फिर 3 महीना जाड़ा होगा, फिर 3 महीना गर्मी का सीज़न होगा, 3 महीना जाड़े का सीज़न होगा। इस तरह से पूरे साल में 2 बार गर्मी और 2 बार जाड़ा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और इसके आधार पर ही कैप्लर ने बताया कि नहीं, वह कहीं बीच में नहीं है, बल्कि 2 में से किसी एक फोकस पर प्लैनेट के जो ऑर्बिट है जिस पर वो रोटेट करता है उसके किसी एक फोकस पर सन प्रेजेंट है। दूसरा लॉ कहता है कि जो प्लैनेट है वह इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करता है। मतलब कि अगर इस जगह का एरिया, यह एरिया और यह एरिया बराबर हो तो जितना टाइम प्लैनेट को यहाँ से यहाँ आने में लगता है, याद रखिएगा, इस दूरी को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है प्लैनेट को, उतना ही टाइम पर प्लैनेट इस दूरी को भी कवर कर लेगा। यानी कि वह क्या कर रहा है, इक्वल एरिया स्वीप कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, न कि इक्वल डिस्टेंस। यह दूरी, इस आर की लंबाई L1 और इस आर की लंबाई दैट इज L2 की लंबाई में काफ़ी अंतर है। L1 is greater than L2, but time taken to cover this distance is equal to time taken to this distance, because delta A2 इक्वल टू हो जाता है डेल्टा A1। यानी इसका एरिया डेल्टा A1 और इसका एरिया डेल्टा A2, यह दोनों चूँकि बराबर है, इसलिए इस दूरी को कवर करने में और इस दूरी को कवर करने में प्लैनेट बराबर समय लेता है। यानी कि जब इस पोजीशन पर होगा प्लैनेट थोड़ा स्लो होगा, और इस प्लेन जगह पर होगा तो प्लैनेट थोड़ा फास्ट मूव कर जाएगा। तीसरा चीज़ होगा, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। यानी कि यह जो लंबाई है, यह आर, इसको हम लोग ले लें तो सेमी मेजर एक्सिस इसी को कहते हैं। इलिप्स में रेडियस नहीं होता है, सेमी मेजर एक्सिस होता है। तो कहता है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू या एच क्यू। इसकी लंबाई का जो
क्यूब है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड। ठीक है, यह है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब इस लॉ के आधार पर आप यह बता पाइएगा कि प्लैनेट जब इस एरिया में होता है तब यह ज़्यादा फास्ट मूव करता है और इस एरिया में स्लो मूव करता है। और याद रखिएगा, समर सीजन या विंटर सीजन सन से प्लैनेट की दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है प्लैनेट को अपने एक्सिस पर झुके होने के कारण। यह जो प्लैनेट का एक्सिस झुका हुआ होता है, यहाँ सन है, जिस वक्त प्लैनेट इस ओर झुका हुआ है, मान लीजिए कि यह एक प्लैनेट है और यह एक प्लैनेट और यहाँ पर यह सन है, तो जिस वक्त यह प्लैनेट इस तरफ झुका हुआ है तो आप स्वाभाविक तौर पर देखिएगा साउथ हेमिस्फेयर, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर हो गया, ये साउथ हेमिस्फेयर हो गया, तो साउथ हेमिस्फेयर सन के ज़्यादा नज़दीक आ रहा है नॉर्थ हेमिस्फेयर के अपेक्षा में, इसलिए साउथ हेमिस्फेयर में समर सीजन होगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होगा। लेकिन यही प्लैनेट जब अपना पोजीशन चेंज कर लेगा और चला आएगा इस पोजीशन पर, तो यहाँ नॉर्थ हेमिस्फेयर नज़दीक होगा और साउथ हेमिस्फेयर दूर हो जाता है, इसलिए नॉर्थ हेमिस्फेयर में समर सीजन होता है, साउथ हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होता है। यानी समर या विंटर सीजन अर्थ के नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर के कारण होता है, अर्थ के अपने एक्सिस पर झुके हुए होने के कारण होता है। इसलिए अगर दूरी पर डिपेंड करता तो एक दूसरी बात भी होती, क्या होती कि जब विंटर आता, यानी जब प्लैनेट इस पोजीशन पर होता तो पूरे अर्थ पर विंटर सीजन होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पूरे अर्थ पर कभी विंटर सीजन नहीं होता है। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर होता है तो साउथ हेमिस्फीयर में समर होता है, और जब साउथ हेमिस्फीयर में विंटर होता है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर होता है। इसलिए होता है क्योंकि अपने एक्सिस पर झुके हुए होने के कारण। अदरवाइज पूरे अर्थ पर इस एरिया में विंटर होगा और पूरे अर्थ पर इस एरिया में समर सीजन होगा। यह होगा, दोनों में अंतर है, यह बात आपको समझ लेनी चाहिए। तो केपलर प्लैनेटरी मोशन में आप यह चीज़ समझ गए कि समर या विंटर किस कारण से होता है, साथ ही साथ प्लैनेट का जो रोटेशन है उसका क्या कारण है। याद रखिएगा, प्लैनेट जो है कभी कांस्टेंट स्पीड से रोटेट नहीं करता है, वह सन से दूरी के आधार पर अपनी स्पीड को बढ़ाती और घटाती है, लेकिन अपने एक्सिस पर जो रोटेट करता है वह उसका फिक्स्ड है। साथ ही साथ उसका अपने एक्सिस पर झुके हुए होने के कारण ही विंटर और समर सीजन होता है, न कि दूरी के कारण। दूरी के कारण होता तो मैं फिर से एक बार आपको कह दूं कि अगर दूरी के कारण होता तो क्या होता कि पूरे अर्थ पर एक बार समर सीजन होता और पूरे अर्थ पर विंटर सीजन होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर होगा तो साउथ हेमिस्फीयर में विंटर होगा, और जब साउथ हेमिस्फीयर में समर होगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना सा है, बाकी अगले वीडियो में आते हैं फिर न्यूटन्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से चैप्टर की शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद आपको इसका डिटेल बताया जाएगा। धन्यवाद।